नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं मैकेनिक्स की। हमारा खेला स्टार्ट हुआ था काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और हम फाइनली पहुंच गए हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग और आपके पैसेंस और आपके समझ को और आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने वाले चैप्टर द रोटेशनल डायनामिक्स में। अब मास्टर आपको डरा नहीं रहा है पहले ही कुछ सेकंड्स में कि आप डर जाइए, भोकाल चैप्टर में आपका स्वागत है, ऐसा नहीं बोल रहा है। मास्टर आपको बोल रहा है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। रिजिड बॉडी डायनामिक्स नाम का ये चैप्टर रोटेशनल मोशन नाम से भी कई जगह दिखाई देगा आपको। इसमें आपको बहुत मजा आएगा। आम जिंदगी में जितनी भी आसपास की चीजें जो हो रही है, वो चल रही है, घूम रही है, दोनों काम कर रही है, तो खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं। और अभी तक जितना मैकेनिक्स हमने सीखा है वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। कुछ और अच्छी चीजें हमें और चीजें नई यहाँ पे आएगी। और थोड़ा अपन जैसे पुराने जमाने में हम बात करते, पुराने टाइम से हम बात करते थे कि पुली फ्रिक्शनलेस थी, यहाँ आके पुलियों में भी फ्रिक्शन आने लगेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल के काफी पास में पहुंचते हुए हम इस चैप्टर में दिखाई देंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, पुराने कॉन्सेप्ट थोड़े से लगेंगे तो वो अपन पढ़ के आए हुए हैं। और मैं एक बार पुनः आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जितने भी पुराने मैकेनिक्स के चैप्टर हैं, भले ही वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो, भले ही वो सेंटर ऑफ मास हो, उसके वीडियोस से आप एक बार जाइएगा और उसमें जो भी होमवर्क दिया गया है उसको आप करके अगर बैठे हैं, पूरा करके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर वीडियो से गए हैं तो ठीक ठाक है, और अगर आप पूरा होमवर्क करके बैठे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी तरीका से इसमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा जुनून के साथ कोशिश कीजिए कि इस वाले चैप्टर को तो अपन मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दूंगा। दुनिया में ऐसे लोग, मतलब बाहर मार्केट में ऐसे लोग आपको कोचिंग में जाते हुए बच्चे कुछ मिल जाएंगे तो ऐसे कि अरे यार रोटेशन तो बहुत टफ है, कितना भी पढ़ लो समझ में आती नहीं है। तो फिर आप अपनी आत्मा को खुद से बोलिए कि लाला तुम उनके जैसा नहीं है। ऐसे तो मार्केट में मतलब जो है लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे लोग पाए जाते हैं, पर आप उनमें से नहीं है ना। अगर आप शिद्दत से पूरे मन से ठान लेंगे तो फिर सारी चीजें आपको समझ में आएगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी लोग जो है उस्तादों से सीखते हैं, आप तो उनमें से हैं जो हालातों से सीखते हैं। अगर आप दक्षिणा के स्कॉलर हैं तो फिर तो आप भोकाल लोग हैं। आप वैसे लोग सिलेक्ट किए गए हैं जो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस की अगेंस्ट रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम से उनकी जिंदगी गुजरती है, फिर भी उनका जुनून इतना ज्यादा होता है जो उन विपरीत परिस्थितियों को हराते हुए अपना मुकाम हासिल करता है। खैर अपन जो है खेला स्टार्ट कर देते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, बहुत मजा आएगा, इट्स गारंटेड। बस एक टीएनसी अप्लाई है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन। आप रोज का लेक्चर रोज ईमानदारी से देखेंगे, जो होमवर्क दिया गया है उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करेंगे ताकि आपको चीजें जैसे मतलब इंटरेस्टिंग लगे। कई बार होता क्या है ना कि कुछ चीजें हम समझते नहीं है, ध्यान नहीं देते, फिर आगे अगर अपन चाह के भी ध्यान देना चाहें फिर आपको बोरिंग लगेगा, फिर आपको लगेगा क्या पढ़ा रहा है मास्टर यार, ये पका रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है लाला, मास्टर वैसा ही पढ़ा रहा है हमेशा से। बस अगर आपने किसी भी तरह की कोताही अपने एंड से की है तो फिर ये मास्टर का एक तरफा प्यार साबित हो जाएगा। अगर इसमें दोनों ओर से उतनी ही मेहनत की जाएगी तो आउटपुट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है और वो आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी परेशान किसी चीज के लिए होने की कतई जरूरत नहीं है। हेडिंग आप डाल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। हेडिंग है हमारा चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक, रिजिड बॉडी डायनामिक, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, बॉडी डायनामिक्स, डायनामिक चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। कभी कभी कहीं ना कहीं बुक्स में आपको रोटेशनल मोशन के नाम से भी ये दिखाई देगा। सवाल ये उठता है लाला कि ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मोशन, ये तो बातें हम शुरू से करते आ रहे हैं कि तीन तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, सीटीआर कंबाइंड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। ये रिजिड बॉडी क्या नाम का है? मैंने कहा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी बॉडीज हमारे पास थी वो रिजिड बॉडी थी। तो कैसी बॉडी थी? वो रिजिड बॉडी थी। अब सवाल उठता है भैया कौन सी बॉडी रिजिड होती है और कौन सी रिजिड नहीं होती? मैंने कहा रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का
फासला हमेशा कांस्टेंट रहे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, सच वो बॉडीज आर नोन एज रिजिड बॉडी। जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, अगर आप ध्यान से देखें ये बोतल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी एल अगर है तो वो एल ही रहेगी। अगर मैं बोतल को फेंक दूं ऊपर की तरफ, ऐसे प्रोजेक्टाइल करवा दें, फेंक दें, तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी चेंज होगी? मैंने कहा नहीं, है ना, नहीं होगी ना। तो ये रिजिड बॉडी है। कल को मैं कबूतर लूं हाथ में और उसको ऐसे फेंक दूं तो पंख ऐसे ऐसे करेगा और फिर अलग ही कांड होने लगेगा, वो अपन पढ़ने वाले नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि एक ब्लॉक फेंका और ऊपर जाके उसके पंख आ गए और वो ऐसे ऐसे चलने लगा, ऐसा अपन नहीं पढ़ते हैं। तो आप समझ गए भाई साहब कि रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का फासला हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का फासला कांस्टेंट रहता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। अच्छा, तो क्या हम लोग रिजिड बॉडी हैं? हमारी बॉडी क्या रिजिड है? मैंने कहा नहीं। अरे ये हाथ इनके बीच का फासला तो वेरी कर रहा है ना यार। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कांस्टेंट नहीं रहता है ना। सर्दियों में आप एकदम पिचक जाते हैं ऐसे, गर्मियों में एकदम फैल के बैठते हैं ना। तो आप ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है। मतलब रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का फासला कांस्टेंट होता है। तो हम वैसे ही सब अभी तक जो पढ़ते आए हैं, ब्लॉक था, बेस था, सब हमारे लिए क्या थे? रिजिड बॉडी थे। कैसी बॉडी? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन any two points is constant. Any two points is constant. Distance between any two point is constant. Distance between any two points of the body is constant. जैसे मान लो कि मैंने एक बॉडी ली है, मान लो कि मैंने एक रैंडम सी बॉडी ली है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस पे एक बिंदु है A, इस पे एक बिंदु क्या है? A है, और एक और बिंदु है यहाँ पे B, एक और बिंदु है यहाँ पे B। मान लीजिए कि इनके बीच का ये जो फासला है A एंड B के बीच का, ये दूरी मान लीजिए D है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस बॉडी को आप फेंक देंगे, जो करेंगे जब तक ये बॉडी इंटैक्ट है तब तक A और B के बीच का फासला क्या रहेगा? वो D ही रहेगा। तो इस तरह की बॉडी को प्यार से क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडी। और इनकी मोशन की एनालिसिस अपन कर रहे हैं, तो भैया अपन बातें कर रहे हैं रिजिड बॉडी के डायनामिक्स के बारे में। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक बात समझ में आई क्या? अच्छा, अगर दो पॉइंट के बीच का ये फासला कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं चीटा बन के ए पॉइंट पे बैठ जाऊं, अगर मैं चीटा बन के पॉइंट ए पे बैठ जाऊं, तो मुझे जो बी दिखाई देगा, क्या मुझे ए और बी के बीच की ये जो दूरी है, क्या वो हमेशा डी ही दिखाई देगी? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी के दो बिंदुओं के बीच का फासला तो चेंज होता ही नहीं है। तो अगर मैं ए पे बैठ के बी को देखूंगा तो बी हमेशा डी दूरी पे ही रहेगा। इसका मतलब मुझे या तो बी रुका हुआ महसूस होगा या फिर वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन दोनों ही केस में फासला डी ही रहेगा। अगर मैं ए पे बैठ के बी को ऑब्जर्व करूं, यानी कि मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर मैं ए पे बैठ के बी के मोशन का एनालिसिस करूं, अगर मैं ए पे बैठ के बी के मोशन का एनालिसिस करूं, तो दो केस हो सकते हैं यहाँ पे। क्या होगा? बी इज एट रेस्ट, या फिर क्या कर रहा है? या फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा? सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, क्योंकि उसमें जो है एक फिक्स डिस्टेंस आपका डी आता है। या फिर वो रेस्ट में महसूस होगा, यानी रुका हुआ है ए के रेस्पेक्ट में, या फिर क्या कर सकता है? सर्कुलर मोशन कर सकता है। अच्छा, ये तो फायदे का सौदा हुआ। रिजिड बॉडी पे किसी एक बिंदु पे बैठ जाएंगे, दूसरा बिंदु उसके रेस्पेक्ट में या तो सर्कुलर करेगा या फिर क्या करेगा? रेस्ट पे। अच्छा, फायदे का सौदा है। हमने थोड़ा सा पुराने वाले चैप्टर के सिस्टम ऑफ पार्टिकल के स्टार्टिंग में कुछ बातें की थी कि RCTR मोशन में एनालिसिस करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसका एनालिसिस थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। उसकी मोशन के एनालिसिस को दो भागों में बांट के, वन इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा था कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ये हमारा ध्येय था, ये हमारा टारगेट था। तो अगर मैं एक रिजिड बॉडी के एक बिंदु पे बैठ के दूसरे बिंदु को स्टडी करूंगा तो मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा। मेरे एक बिंदु के रेस्पेक्ट में दूसरा बिंदु क्या कर रहा होगा? सर्कुलर कर रहा होगा या फिर रेस्ट पे होगा। ये आसान टाइप की मोशन होगी। अब अगर एक बिंदु दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐसी कोई रैंडम मोशन कर रहा होगा तो फिर कंबाइन करके एनालिसिस करना
टफ होगा, एनालिसिस करना टफ होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि रिजिड बॉडी है तो कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारा CTR को पढ़ना भी आसान है, उतना भी कोई टफ चीज नहीं है। भाई साहब बहुत बढ़िया, भाई साहब बहुत ही शानदार। तो हमें ये समझ में आ गया भैया रिजिड बॉडी होती क्या है, ऐसी बॉडी जिसमें कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी कांस्टेंट रहे, तो हम रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारी बॉडी रिजिड नहीं है, अगर किसी एक बिंदु पे बैठ के मोशन का एनालिसिस किया जाए तो रेस्ट पे रहेगा या पे सर्कुलर मोशन करेगा। अब अगर आप बात करें डायनामिक्स की, यानी कि मोशन की बात करें, तो मोशन की बातें अपन काफी टाइम से करते आ रहे हैं। मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की बातें ही अपन किसमें कर रहे हैं, मैकेनिक्स में बातें कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, ये कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हुआ था भाई साहब, हमने इस मोशन को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन से वो 3 भाग थे? पहला भाग था हमारे लिए ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सी वाली? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा टाइप हमने बोला था रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तीसरा टाइप जो हमने पढ़ा है, यानी सिर्फ नाम देखा है, वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं? CTR भी बोल देते हैं, इतना बड़ा नाम ना लेके, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। एक बार मैं पुनः इस पॉइंट पे जाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ट्रांसलेशनल मोशन हमने कहां पढ़ी थी, मैंने कहा ये वाली मोशन हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स के अंदर। कहां पढ़ी थी? काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ी थी। मैंने कहा क्या खास बात था इस तरह की मोशन का? अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो क्या खास होगा उसके हर बिंदु का? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बॉडी का हर बिंदु का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से, ऑल द लीनियर वेरिएबल्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट विल बी सेम। सारे लीनियर पैरामीटर्स जो हैं वो इस वाले अपने बॉडी के सब पॉइंट के लिए सेम होगा, सब पॉइंट के लिए क्या होगा? सेम होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि एक बॉडी है जिसको मैं यहां से उठा के कहां लेके जा रहा हूं, मैं यहां लेके आ जा रहा हूं, तो ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उतने पॉइंट का हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस बॉडी को लाते लाते यहां ऐसे घुमा के लेके आ गया तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ है, तो भैया इसने प्योर ट्रांसलेशनल वाली मोशन नहीं की है। प्योर ट्रांसलेशनल वाली जब मोशन करेंगे भाई साहब तो हर बिंदु का क्या सेम होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे टाइप की मोशन के बारे में अपन बात करते हैं, वो है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। एक सवाल हमारे मन में यहाँ आता है कि अरे यार ये सब तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, उससे आगे बढ़े थे तो हमने एक और चीज पढ़ी थी। मैंने कहा हाँ यार सर्कुलर मोशन पढ़ी थी, तो फिर ये सर्कुलर मोशन तो यहाँ आपने कहीं लिखा ही नहीं। तो क्या है रोटेशनल मोशन और क्या है सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस? क्या सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सेम है क्या? क्या रोटेशनल मोशन ही सर्कुलर मोशन है? क्या है रोटेशन और सर्कुलर मोशन में? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको एक तरीका से समझाना चाह रहा हूं। मान लो कि मेरे पास ये एक रॉड टाइप का ये आइटम है और मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और यहां उठाया और डर इसको रिलीज कर दिया, टिक 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 टिक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉडी का हर बिंदु, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, ये क्या कर रहा है जरा बताइए? ये इंडिविजुअली क्या कर रहा है? ये इंडिविजुअली आर रेडियस, जो भी ये दूरी है वो वाला सर्कुलर मोशन कर रहा है। एवरी पार्टिकल जो इस बॉडी का है वो इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर एक का रेडियस अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। कल को मुझे कोई बोले कि बॉडी क्या कर रहा है, मैं कहूंगा रोटेशनल मोशन कर रहा है। किसके अबाउट कर रहा है? मैंने कहा ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है? वो रोटेशनल मोशन कर रही है। और एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, टर्न 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 टर्न
और बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। और एवरी पार्टिकल ऑन द बॉडी क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उम्मीद है कि आपने सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोले कि इस बॉडी का हर पॉइंट क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे इंडिविजुअली क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन बॉडी एज ए होल क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट। अब अगर मैंने एक्सिस को ऐसा रख दिया, बॉडी का सर्कुलर ऐसे करवा दिया, सर पार्टिकल है ना। अगर मैं ऐसा करवा दूं, अगर मैं ऐसा करवा दूं तो क्या कर रहा है, एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड बॉडी इज परफॉर्मिंग, बॉडी खुल गई है, देख रहे हो इतना परफॉर्म करवाते करवाते। बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बॉडी इज परफॉर्मिंग सॉरी एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, इसको खुल जाना था क्या, चलिए एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कौन सा वाला, वर्टिकल वाला। और बॉडी क्या कर रही है, बॉडी आपकी रोटेशनल मोशन कर रही है। कौन सी एक्सिस के अबाउट कर रही है, वो ये वाले एक्सिस के अबाउट कर रही है। कौन से एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्या सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल लोग इंडिविजुअली सर्कुलर ही कर रहे हैं। और ऐसा बोला जाएगा कि बॉडी कंप्लीटली क्या कर रही है, इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर कर रहे हैं। और क्या बोला जाएगा, बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट है। बहुत आसान सी बात है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सर्कुलर फिर क्या है, अगर रोटेशन अलग है तो। अच्छा, तो खास बात क्या है, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी ऐसी थी, एक बॉडी ऐसी थी, इसको मैंने यहां से रिलीज कर दिया। ये भाग के मान लो कि यहाँ पे हर पार्टिकल इसका क्या कर रहा है, हर पार्टिकल इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। किसके अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट। ये क्या है, मैंने कहा ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। और एवरी पार्टिकल ऑन दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है, थीटा सबका सेम है, ओमेगा सबका सेम है, एक्सेलरेशन सबका सेम है। अच्छा, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो तो लीनियर पैरामीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होता है। और अगर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो हर बिंदु का क्या सेम होने वाला है, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा सेम होगा। बॉडी के हर बिंदु का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। भाई साहब अच्छा, बहुत अच्छा लगा अपने को कि वाह, मतलब ये तो ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी, हमें पहले ही पता था, हमें थोड़ी और फील आ गई। मैंने कहा अगर बॉडी दोनों काम करे, अगर आप ध्यान से देखिए, अपने एक साइकिल के पहिए की बात करें, मान लो कि वो इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सल होता है ना, एक्सल, उसके अबाउट पहिया लोग घूम रहा होता है, ओमेगा से घूम रहा होता है ना, और वो एक्सल खुद भी आगे जा रहा होता। पहिया एक्सल के अबाउट ऐसे घूम रहा है, जैसे आपने स्टैंड पे डाल दो साइकिल और पेडल मारते रहो तो पहिया अपने एक्सल के अबाउट घूमता रहेगा। लेकिन वही अगर ग्राउंड पे रख के पेडल मारेंगे तो वो एक्सल के अबाउट घूमेगा भी, और एक्सल खुद जो है आगे की तरफ जाएगा ना लल्ला। तो अगर ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, इसको प्यार से क्या बोला गया, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, है ना। खूब डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अपन इसको। आम जिंदगी में हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गाड़ियां हैं, साइकिल है, जो आप यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है इसका एनालिसिस, इसलिए हमने इतना सारा फिजिक्स पहले का पढ़ा ताकि इसको पढ़ पाए, ताकि इसको अच्छे से समझ पाए, है ना। इसके तो अपन इसको पढ़ेंगे भाई साहब, इसको पढ़ेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉडी को चला रहा हूं, यहाँ पे मैं बॉडी को घुमा रहा हूं। मैं चलाने वाले को थोड़ी और पीएचडी करना, थोड़ी और विजुलाइज करना चाहता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अभी इनको मिटा रहा हूं, इस पे तो अभी जाना ही नहीं है अपने को, रोटेशन वाले को भी मिटा रहा हूं, और मैं चलाने वाले पे थोड़ा सा और बातें करना चाह रहा हूं। आपसे ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको फील आए सब्जेक्ट की, मजा आए, मतलब आपको जब आपको समझ में आएगा, चीजें एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगी, तो चीजें बोरिंग नहीं लगेगी, और कभी भी ऐसा डाउट नहीं आएगा। डाउट इन द सेंस की ये नहीं चलेगा मैं आते ही सीधा बताने लगूंगी ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन है, तो फिर वो सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं रहता है, कुछ और बन जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं कि भैया हम जो है मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन को कुछ समझना चाहते हैं। ये अपना धरातल हो गया, ये अपना क्या है, धरातल है, और इसके ऊपर मेरे पास दो ब्लॉक है, एक का मास है, एक का मास m है, एक का मास
m है, एक का मास मान लो m1 है और एक का मास क्या है, एक का मास है मान लो m2, एक का मास क्या है m2 है। m2 बड़ा है, मान लो कि m2 क्या है, m2 क्या है m1 से बड़ा है, मान लो कि m2 क्या है m1 से बड़ा है। ये हाल चाल है भाई साहब, m2 बड़ा है m1 से और हम लोग इन दोनों को चलाना चाह रहे हैं। हम लोग इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों को चलाया जाए, किधर, उधर की तरफ। हम लोग चाहते हैं कि दोनों को सेम रफ्तार v दी जाए, इसको भी रफ्तार v दी जाए, इसको भी रफ्तार v दिया जाए। और ये है स्मूथ, ये क्या है, ये आपका सरफेस है स्मूथ, यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे भी स्मूथ है। अब आप ध्यान से देखिएगा, दोनों सरफेस स्मूथ है, दोनों का मास अलग अलग है, m2 बड़ा है m1 छोटा है, दोनों को सेम रफ्तार हम लोग देना चाह रहे हैं, दोनों को अपन सेम रफ्तार। m1 को थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि आपको, ये m1 मान लीजिए छोटा सा और ये m2 मान लीजिए बड़ा सा। m2 आपके पास ये जो है m2 जो है वो बड़ा सा है, हालांकि अपन m1 और m2 को ले लेते हैं। एक m2 बड़ा है और m1 छोटा है, मैं चाहता हूं दोनों को सेम रफ्तार v दे दिया जाए। जैसे ही मैं इनको रफ्तार दूंगा, जैसे ही मैं इनको रफ्तार दूंगा, मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो भाई साहब आएगी नहीं रफ्तार। अरे एक रुका हुआ आइटम था, उसको मैं रफ्तार दूंगा तो मुझे हाथों से जोर लगाना पड़ेगा। अगर मुझे जोर लगाना पड़ेगा तो जोर लगाने में कहां जोर ज्यादा आएगा, अगर मुझे जोर लगाना पड़ेगा तो दोनों में जोर लगाने में कहां पे मुझे जोर ज्यादा आएगा। जोर ज्यादा आने का मतलब मुझे ज्यादा कष्ट होगा, मेरे लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको भी रफ्तार देने में कि इसको भी रफ्तार देने में। अब आप सोच के देखिएगा, अब आप सोच के देखिए, मेरे पास दो ब्लॉक नहीं है, मैंने कहा एक दो ब्लॉक पैदा कर देते हैं अपन। हमारे पास दो ब्लॉक यानी कि ये m1 और m2 हमने क्रिएट कर दिया है। ये है भाई साहब आपका बड़ा वाला जो सही का डब्बा है, ये आपका m2 मान लीजिए जो बड़ा है, और ये अपना पिल्लू टाइप का एकदम जो है ये m1 हो गया। हम चाहते हैं कि हम दोनों को सेम रफ्तार दें v, हम क्या चाहते हैं, दोनों को सेम रफ्तार दें v, इसको भी v रफ्तार देना चाह रहे हैं, इसको भी v रफ्तार देना चाह रहे हैं। ज्यादा मेहनत किसमें लगेगी आप सोच के बताइए। आप बोलेंगे साहब ये जो पिन्नू टाइप का है ना, इसको रफ्तार देना बहुत इजी है, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। यार बहुत आसान सी बात है ना, जिसका मास ज्यादा है उसको आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, आप बोले, आप लॉजिकली बताओ कि यार मैंने इसको भी रफ्तार दी, मतलब मैंने इसको एनर्जी दी, कितनी दी, मैंने कहा ये चल रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल वाली, कितनी, हाफ m1v²। मैंने इसको क्या दिया है, मैंने इसको दिया है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v²। दूसरे वाले में क्या दिया है, मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है हाफ m2v²। अरे दूसरे वाले में एनर्जी ज्यादा होगी, काइको लाला कि m2 बड़ा है, m2 बड़ा है m1 से हो। अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये दी मैंने है ना, तो मुझे ज्यादा कष्ट नहीं होगा, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे इसको ऐसा करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। मैंने कहा ओ, तो अगर एक बॉडी, दो बॉडी रुकी हुई है और उनको चलाना है सेम रफ्तार से, तो उसको चलाना टफ होता है जिसका मास ज्यादा होता है। ये तो आप बात समझ गए ना, कि अगर मुझे दो बॉडीज को चलाना है, मुझे दो बॉडीज को ऐसे चलाना है, टक 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 सेम रफ्तार से चलाना है, तो उसको चलाने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिसका मास ज्यादा है। उम्मीद है कि आपके बेटे में ये उतर गया है। ये आसान बात है, इसलिए मैं इनको वापस रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं ये सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आया था, तो मैं क्या सिखाने आया हूँ, मैंने कहा अब मैंने बॉडी को चला लिया, अब मैं चाहता हूँ कि बॉडियों को घुमाया जाए, बॉडियों को घुमाया जाए। ट्रांसलेशनल में आप समझ गए भाई साहब कि भारी वाला मास यानी कि m2 वाले में अपने को कष्ट ज्यादा लगेगा m1 वाले से, है ना। अच्छा भाई साहब ज्यादा कष्ट लगेगा, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा घुमा दूं दोनों को, है ना। अब मैं घुमाने के बारे में बात कर रहा हूं। चलाने में तो हमें पता लग गया है कि भाई साहब जिसका मास ज्यादा होता है उसको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बॉडी ले रहा हूं। मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है। ये वाली दूरी r1 है, मैं इसको ओमेगा से घुमाना चाह रहा हूं, मैं इसका सर्कुलर कर रहा हूं r1 से। और दूसरी जो बॉडी है, दूसरा बॉडी है, उसका मास तो m ही है, मास तो सेम ही है, पर क्या कर रहा हूं मैं उसको भी ये r2 मान लीजिए, इसको भी ओमेगा से घुमाना चाह रहा हूं। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि r2 क्या है, वो r1 से बड़ा है, r2 क्या है, वो r1 से बड़ा, r2 r1 से बड़ा है। अच्छा, कौन से वाले को घुमाने में मुझे ज्यादा जोर आएगा, यानी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलने वाले में आप बता चुके हैं जिसका मास ज्यादा है, तो बाकी से यहाँ घुमाने वाले में मैंने मास जो है सेम ले लिया है, ओमेगा भी सेम है,
तो अब मुझे ज्यादा जोर किस में आएगा, मुझे ज्यादा जोर किस में आएगा बताइएगा, कौन से वाले को चलाने में मुझे ज्यादा जोर आएगा। मैं आपको चलाने का थोड़ा ट्रायल यहाँ पे दिखा सकता हूँ, हालांकि सेटअप अपने पास उतना है नहीं कि घुमा के दिखाया जाए। हमने एक ब्लॉक कबाड़ लिया है और जरा ध्यान से देखिए, इसके पीछे धागा लगा हुआ है, अपन चाहते हैं कि इसको घुमाया जाए। पहला वाला केस में क्या है, पहले वाले केस में क्या है कि भैया पहले वाले केस में आपके पास जो है ब्लॉक की ये जो लंबाई है ये R1 कम है, ये R1 क्या है, कम है, तो R1 को कम रखा मैंने और इसको घुमाया। उड़ मत जाना भाई साहब, थोड़ा धीरे धीरे घूम जाना। मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, मैं इसको ऐसे ऐसे घुम रहा हूं। उड़ गया ना, सीधा मोबाइल को फोड़ देगा ये, यहाँ से उड़ के सीधा है ना, रिकॉर्डिंग खत्म कर देगा अभी, है ना। तो भाई साहब मैं इसको R1 से घुमा रहा हूं और ओमेगा से घुमा रहा हूं, ठीक है। दूसरे वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसका रेडियस बढ़ा दे रहा हूं, यानी R2 कर दिया है मैंने और मैं इसको फिर से ओमेगा से घुमा रहा हूं, टक 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 टक। ओमेगा सेम है, यानी कि अगर पहले वाले में ये 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड था तो बाद वाला भी 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। मुझे ज्यादा मेहनत कौन से वाले में लगी होगी, आप सोचिएगा, खुद ही ट्राई कर दीजिए। ब्लॉक सेम था, ब्लॉक सेम था यानी कि मास सेम था। मैंने क्या किया है, दोनों को ओमेगा से घुमाया है, दोनों को ओमेगा से घुमाया है। अब मुझे बताइए, मुझे ये बताइए भाई साहब कि ज्यादा जोर किसमें आया होगा। ज्यादा जोर आप पाएंगे कि इसमें ज्यादा जोर आया है, जिसमें मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर है। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मैं इसको घुमा रहा हूं, तो मुझे सेकंड वाले में जोर ज्यादा आया है कंपेयर टू फर्स्ट वाले में। मैंने कहा यार चलाने वाले में तो आपने पक्का बोल दिया था कि जिसका मास ज्यादा होता है उसमें जोर ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ तो मास तो सेम है। घुमाने वाले में आपने बोला, आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्या मास तो सेम हो भले ही, लेकिन एक और चीज है जो यहाँ पे डिपेंड करती है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था तो आपको घुमाना इजी पड़ रहा था, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर था तब आपको डिफिकल्ट पड़ रहा था। मैंने कहा अच्छा, तो क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पे भी बहुत सारी बातें डिपेंड करने वाली है। मैंने कहा हाँ, अरे यहाँ पे तो हमने थोड़ा सोचा था कि भैया जो है, भैया ये जो हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो किसमें तब्दील हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिली, इसका मतलब हमने ज्यादा काम किया तभी ने ज्यादा मिली होगी, हमें ने तो दी है यार उसको। ओ, तो ये घुमाने पे इसमें ज्यादा एफर्ट कैसे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, लेकिन ये तो ट्रांसलेशनल है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और मिल रही होगी। फिर तो कोई और काइनेटिक एनर्जी होती होगी मार्केट में, रोटेशनल वाली भी होती होगी। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से देखें, ध्यान से थोड़ी सी फील लेते हैं, ध्यान से थोड़ी सी फील लेते हैं। हमें ट्रांसलेशनल की बात तो समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं और रोटेशन वाले की फील लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, मैं इसको घुमा रहा हूं, है ना, मैं इसको घुमा रहा हूं। इसको भी उड़ा दें क्या? हाँ, मजा आएगा, पूरा बोर्ड खाली रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा अपने पास। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, और मैं इस बॉडी को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा से घुमा रहा हूं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा हूं, मैं इसको ओमेगा से घुमा दे रहा हूं। अब ये रिजिड बॉडी है, इसमें खूब सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट है, खूब सारे पॉइंट है भाई साहब। यहाँ पे मान लीजिए कि है मेरे लिए M1, यहाँ पे मेरे लिए है M2, यहाँ पे मेरे लिए है M3, यहाँ पे होगा Mn, और ऐसे मार्केट में होंगे खूब सारे पॉइंट, मतलब ये बॉडी में होंगे खूब सारे पॉइंट। बॉडी ओमेगा से घूम रही है, या फिर ओमेगा ऐसे कर लेते हैं, मान लो कि ओमेगा इस साइड है, तो यहां से ये वाली दूरी मान लो कि R1 है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है मेरे लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट में बॉडी का रोटेशन करवा रहा हूं। बॉडी का रोटेशन हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल का सर्कुलर हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया है। ओहो, ये वाले पार्टिकल की रफ्तार होगी v1, अपन जानते हैं कि वो होगी ओमेगा R1, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। ये वाले की रफ्तार होगी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ओमेगा R2, ओमेगा R2, ये वाली दूरी R2 मान लीजिए कि ये वाली दूरी आपके लिए क्या है, परपेंडिकुलर दूरी, वो R3 है, रफ्तार होगी इसकी v3, तो ओमेगा R3 हो जाएगा। अरे v ओमेगा R, या सिमिलरली ऐसे खूब सारे पॉइंट होंगे, सबकी रफ्तार अपन निकाल सकते हैं। ये पार्टिकल पहले रुका हुआ था, अब इसको रफ्तार आ गई है, यानी इसको मिली है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि M1 V1 का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा R1 का स्क्वायर। M1 V1 का स्क्वायर यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी की वैल्यू होगी ओमेगा R1 का स्क्वायर। ओ हो सेकंड टर्म क्या होगी, आप बोलिएगा कि हाफ M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, ओमेगा R2 का स्क्वायर। और क्या आएगा भाई साहब,
हाफ m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। भाई साहब कितने पॉइंट है ऐसे? मैंने कहा खूब सारे पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है भाई साहब, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसी बहुत सारी टर्म आने वाली है, ऐसी बहुत सारी टर्म आने वाली है। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ कॉमन आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सस्ता कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे इसको हाफ लिख दिया और अंदर की तरफ आ गया m1r1 का स्क्वायर और क्या आ गया है, ये आ गया आपका m2r2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया है, ये आ गया आपका m3r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू क्या हो गया है, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओह अच्छा, ध्यान से देखो तो ये तो हर छोटे छोटे पार्टिकल का मास इनटू उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर, मतलब दूरी जो उसका स्क्वायर इनटू मास का मल्टीप्लिकेशन का सिग्मा है। मैंने कहा अगर मैं एक छोटा सा मास यहां से dm दूरी पे लूं और ये परपेंडिकुलर दूरी r हो तो ये मेरे लिए क्या लिखा गया है पता है? ये लिखा हुआ है हाफ इंटू ये सिग्मा है ना, i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dm इंटू r का स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर। अपन जानते हैं कि भाई साहब इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट आइटम का समेशन ही तो साफ इंटीग्रेशन है, यानी ये लिखा हुआ है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी आती है, ये जो अलग से चीज आएगी, ये जो अलग से चीज आती है, यानी ये वाला जो आइटम है इसको अलग नाम दिया गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका नाम क्या दिया गया, आई का आई यहाँ पर कौन है, आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका अलग से नाम क्या दिया गया, इसका अलग से नाम दिया गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या 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 दिया गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे नहीं भाई साहब नया नामकरण है, कोई नई चीज है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया हमको पता था भाई साहब, इनर्शिया हमें पता था, इनर्शिया हमें पता था किस पे डिपेंड करता था, मास पे। जिसका इनर्शिया ज्यादा था उसको सेम रफ्तार देने में ज्यादा कष्ट लगा। यहाँ पे मास के साथ साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक चीज आ रही है, और वो जो है मास इनटू उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पर डिपेंड करने वाली एक नई चीज आई है जो कि अपने उसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो वहां पे इनर्शिया का काम करता था उसका एनालॉगस यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास प्लस मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आई है वो आपके लिए है, आई इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। dm क्या है, वो छोटा सा मास है बॉडी का, r क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है, r is perpendicular distance of dm from axis of rotation, from axis of rotation से dm मास का परपेंडिकुलर दूरी है r, और ऐसे सब का dm इंटू r स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही बेसिकली हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग बोलेंगे भाई साहब नई चीज सिखाई आज, एक नई चीज की यहाँ पे जानकारी पता लगी कि हम तो इनर्शिया तो जानते थे भाई साहब, लेकिन ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का नया आइटम मार्केट में आया है। ध्यान से देखिएगा तो ये मास इंटू दूरी का स्क्वायर है, तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर। आप तुरंत बोलेंगे भाई साहब की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कई जगह इसको टेंसर भी बोला गया है, खैर तो हमारे टेंसर सिलेबस में नहीं है तो वो गोली मारते, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये होगी kg मीटर स्क्वायर। किसमें होगी, kg मीटर स्क्वायर में, है ना, मास इंटू दूरी का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये मतलब जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमने जो मेहनत की है इसको घुमाने में वो किसमें तब्दील हुई है, मैंने कहा वो तो हाफ आई स्क्वायर में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में होगी। मैंने कहा ये क्या है, ये भी एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये कौन सी वाली है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ओ मतलब काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है। मैंने कहा हाँ, ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा। अच्छा अगर बॉडी सीटीआर कर रही होगी फिर तो दोनों आएगी। मैंने कहा हाँ, अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी दिखनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अगर वो बॉडी से ट्रांसलेशन कर रही थी यही आएगा, रोटेशन कर रही थी आएगा, सीटीआर कर रही थी दोनों आएंगे। ये होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर प्लस ये आपकी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओहो, तो वहां पे जिसका मास ज्यादा था उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली। मैंने कहा हाँ, और यहाँ पे मास तो सेम था, लेकिन जो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, यहाँ पे होगा हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन I तो मास है, मास इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पॉइंट मास मान लेते हैं, पॉइंट मास है आपके लिए m, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए m, dm की जगह m आ गया, दूरी कितनी है r1 का स्क्वायर। अरे ठीक है, dm का इंटीग्रेशन m हो गया, पॉइंट मास मान के चल रहा हूं मैं, और I2 मेरे लिए क्या हो जाएगा, I2 मेरे लिए हो जाएगा m r2 का स्क्वायर। साफ दिखाई दे रहा है कि I2 बड़ा है I1 से, तो सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी जो है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दिस, इसीलिए हमको ये करने में ज्यादा मेहनत लगी थी, हमको ऐसा करने में ज्यादा मेहनत लगी। तो अब यहां से मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं भाई साहब कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो चलाना उसको टफ होता है, मतलब मेहनत ज्यादा लगती है जिसका मास ज्यादा होता है, और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो घुमाना उसको टफ होगा, सेम मास के केस में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए, क्योंकि जिसका आई ज्यादा होगा उसको अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, छोटी छोटी बातें ये समझ में आई। एक नई चीज हमने सीखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा मास पे डिपेंड करता है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई साहब यहाँ पे लिखते हैं इट डिपेंड्स ऑन, छोटी सी बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज आप बोलेंगे साहब मास पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास with respect to axis of rotation, distribution of mass with respect to axis of rotation। बाकी अगर यही दो मेन चीज है, बाकी आप ऐसे बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा होगी तो वैसे ही अपने आप मास ज्यादा होगा, डेंसिटी एंड एरिया ये सब तो खैर बोल ही सकते। काम की बात जो है वो कौन सी है, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। सेंटर ऑफ मास के वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में मास्टर ने एक नई चीज सिखाई कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, फिर बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोला कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर वो कितना होता है पता करना चाहिए। ठीक है, सही, यहाँ पे पहले ही लेक्चर में एक नई चीज सिखाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप बॉडी जो है, आपका चैप्टर का नाम भी रोटेशन है, तो बॉडी रोटेट तो करेगी, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत रोल प्ले करने वाला है उसमें। मैंने कहा हाँ, अच्छा, जो वहां पे मास काम करता था वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, उसका एनालोगस है। मैंने कहा हाँ, तो बहुत काम आने वाला है। मैंने कहा हाँ, जैसे सेंटर ऑफ मास बहुत काम का था तो उसकी कैलकुलेशन की थी, ठीक उसी तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक उसी तरह से पहले हम केस लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन फॉर पॉइंट मास, एंड सेकंड वाला केस लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। यहां से आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक दो लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही कैलकुलेशन करते रहेंगे, और आपको बहुत इजी सा लगेगा, बहुत आसानी समझ में आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सारा डेरिवेशन करके कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला बाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की नहीं, या बोर्ड लेवल का फॉर्मूला बाजी नहीं है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, कैलकुलेशन ऑफ moment of inertia for point mass system, calculation of moment of inertia for point mass system, calculation of moment of inertia for point mass system। इसको उड़ा देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं calculation of moment of inertia for point mass system। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI फॉर पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम। चलिए भाई साहब देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। जरा ध्यान से देखिए, एक पॉइंट मास रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मान लो कि ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इससे आपने क्या किया है, आर दूरी पे एक छोटा सा मास डीएम रखा है। तब आपने बोला था कि आई भाई साहब जो आने वाला है वो है डीएम आर का स्क्वायर। लेकिन अगर डीएम पॉइंट मास होगा, डीएम अगर पॉइंट मास होगा तो आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, एम इज पॉइंट मास है ना, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट मास हो जाएगा। एंड आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम AOR, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, पॉइंट ऑफ मास की फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितना आसान है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से 2 मीटर की दूरी पे 1 kg का एक पॉइंट मास रखा हुआ है। मुझे बोले आई बताइए, मैं बोलूंगा एम के आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एम मेरे लिए क्या है, वो 1 है। आर स्क्वायर क्या है, वो 2 का स्क्वायर है। कितना आ गया है अपने पास, 4 kg मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, बहुत आसान है ना यार, बहुत ज्यादा आसान है। जरा ध्यान से देखें, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। आगे के एग्जांपल आप बड़ी की रफ्तार से छोड़ देंगे, कोई बहुत टफ चीज नहीं है आपके लिए। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपके लिए, मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूंगी यहाँ पे एक पॉइंट मास है और यहाँ पे एक पॉइंट मास है और यहाँ पे मान लीजिए ये एक ऐसी एक्सिस है। ये क्या है, ऐसी एक्सिस है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट मास है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये आपका 2 kg है, क्या है, 2 kg है। और ये वाला क्या है, 3 kg है। और मान लो कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है और ये वाली दूरी मान लो 5 मीटर है, ये वाली दूरी भी 5 मीटर है। मुझे बताइए कि ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे आई बताइए। क्या बता पाइएगा, हाँ कैसे, मैंने कहा आई तो होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन एम आपका 2 है, आर की वैल्यू 5 लेंगे, क्या 5 लेंगे, क्या 5 लेंगे, क्या 5 पर परपेंडिकुलर है। मैंने कहा नहीं, परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी। अच्छा ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 37 है, तो ये हाइपोटेन्यूस अगर 5 है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। यानी ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। आपका काम का क्या है, आपका काम का है एम आर स्क्वायर, यानी कि m इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, है कि नहीं यार। दोनों में डायरेक्ट प्लस का कर दिया, स्केलर क्वांटिटी भाई साहब भंडार तरीके से ऐड किया जा सकता है, ये कोई वेक्टर नहीं है। तो ये आपका हो गया है 9 2 18 और ये क्या हो गया है 3 इंटू 9 और 9 तिया 27, यानी कि ये 27 हो गया है, 8 और 7 15 हो गया है, 3 4 और ये 45 kg मीटर स्क्वायर। कल को मैं आपको बोलूं कि यार एक ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कैसी है, जो यहां से पास हो रही है और यहां बोर्ड के अंदर जा रही है। आप जानते हैं ना, क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जाना, डॉट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ जाना। इस तरह का नोटेशन अपन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है वो कैसा है, 2D है। तो अगर मैं ऐसी एक एक्सिस बोल दूं, इसके अबाउट मुझे I2 बताइए, इसके अबाउट I2 बताइए, ये एक्सिस ऐसे जा रही टक से ऐसे अंदर जा रही है, तो क्या ये 5 मीटर की परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी, क्या ये वाला 5 मीटर की परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए वाला 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर है। तो 25 कॉमन आ गया, 2 प्लस 3 यानी कि 125 हो गया। क्या मैंने कहा, हाँ 125 kg मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, कोई बहुत टफ है क्या, बहुत टफ है क्या यार। ये आपका हो गया है 25 इंटू 2 50 हो गया और यहाँ पे सॉरी 50 और 25 इंटू 3 75, हाँ तो 125 ठीक तो है। अरे और बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आसान है, एम आर स्क्वायर कर दीजिए, बाकी सबका कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम का अगर आपको पूछा जाएगा तो सबका बताना पड़ेगा। m पॉइंट मास है और r क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है, तो ये हो गया। मैं कल को आपको बोल दूं कि भाई साहब मैंने है ना m1 और m2 रखे हुए हैं, m1 एंड m2 दो आइटम रखे हुए हैं, मुझे जो है उनके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और उनकी परपेंडिकुलर एक ऐसी एक्सिस है। आपको एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं कि मेरे पास दो मास है m1 एंड m2, m1 एंड m2 एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर
है किसके M1 और M2 को ज्वाइन करने वाली लाइन से, है ना। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। आप समझ गए कहना क्या चाह रहा मास्टर कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहाँ से कैसी एक्सिस पास हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर है। अब आप बोलिए कोई और एंगल पे होगी, ऐसे कर लूं कुछ भी करो क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हो सकती है जो इसके परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर दूरी तो सेम ही आएगी ना। हाँ, तो ये एक्सिस के अबाउट आपको आई पूछा गया है। अच्छा, ये दूरी r1 हो जाएगी, ये दूरी r2 हो जाएगी। माना कि ये बीच का फासला क्या है, r आपको सवाल में दिया है। आपको बोला ये m1 है, ये m2 है, बीच का फासला r है। m1 m2 पॉइंट मास है, क्योंकि अभी अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो किन के लिए पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट मास के लिए ही पढ़ रहे हैं। जो भी ये पढ़ रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए r1 की वैल्यू क्या है, आप जानते हो कि उसकी वैल्यू है m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r है। और r2 की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू है आपके लिए m1 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने कहा अच्छा, अब आपको i चाहिए तो आप क्या करेंगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, और r1 की जगह क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे, और r2 की जगह क्या डाल देंगे, r2 की जगह आपका m1 r डिवाइडेड बाई ये डाल देंगे, ये वाली वैल्यू डाल दीजिए। क्या सॉल्व करके आई आ गया है, ये आपका ICOM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, और वो परपेंडिकुलर टू दी लाइन जॉइनिंग है। क्या किया जा सकता है, अबे कुछ भी तो नहीं है टफ यार। ले अब खूब सवाल है, ट्राइंगल बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, हेक्सागन बनाएगा, ये एक्सिस वो एक्सिस बता देगा रे तू। देख जरा देख, आओ एक ट्राइंगल बनाते हैं, वही बता देगा, अंधा आदमी बता देगा कितना आसान है। जरा ध्यान से देखें। मैं आपको बोलूं कि भाई साहब जो है, मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, मतलब ट्राइंगल बनाने का मतलब है कि दो मास है। मान लो कि यहाँ पे मैंने मास m रख दिया है, यहाँ पे मैंने मास m रख दिया है। द वर्टाइसेस ऑफ 3 masses आर फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। एक ऐसी एक्सिस है तो ये मास से पास हो रही है, और ऐसी है, बताइए इसके अबाउट आई बताइए मुझे। एक ऐसी एक्सिस है जो इस वाले मास से पास हो रही है, और इस पूरे तीनों का इस एक्सिस के अबाउट आई बताइए। आप बोलेंगे साहब इसका खुद का 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसी में से पास हो रही तो r 0 हो गया ना, परपेंडिकुलर दूरी प्लस क्या आ जाएगा, मैंने कहा 0 प्लस ये परपेंडिकुलर दूरी a है तो ma स्क्वायर, और इसका भी ma स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 2ma स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर एक ऐसी एक्सिस हो जो इस यहां से ऐसे पास हो रही, इसके अबाउट आई बताएंगे, आप बोलेंगे इसका 0, सिर्फ इसका आएगा ma स्क्वायर, मैंने कहा पागल हो क्या, ये आएगा भाई साहब परपेंडिकुलर दूरी। तो ये एंगल आपके पास क्या है, 60 है ना। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी आपके लिए हो जाएगी a sin 60, यानी कि a√3/2 है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस ma√3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया, अरे आगे हुआ ना। अब आपको कल को बोल देगा कि एक और एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, बताओ आई बताओ। तो भाई किसी एक का ये परपेंडिकुलर दूरी पता कर ले, जो आंसर आ रहा हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले। सिमेट्री है ना यार, मास सेम है तो m इंटू ये वाली दूरी मान लो d आ गई है, तो md स्क्वायर इंटू 3 कर दीजिए, इसका भी आएगा इसका कर लेगा क्या। अब ये ट्राइंगल के बाद में ये मेडिकल लेवल पे पूछते हैं, ऐसे बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर वो है ना आगे स्क्वायर बना देगा, मतलब ऐसा बोल देगा, स्क्वायर नहीं बना, वर्टाइसेस जो है उसकी मास यहाँ पे रखा हुआ। ये एक्सिस के बताओ डायगोनल के अबाउट बता पाइएगा। इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 होगा, इसका हो जाएगा m इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी, और यहाँ से ये आपकी परपेंडिकुलर दूरी हो जाए। हेक्सागन, हेप्टागन, ये वो बनाया जा सकता है, तू कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं ऐसे चंपक सवाल करवा नहीं रहा हूं। अबे कर लेगा ना यार, तेरी खामोशी को ही मैं हाँ मान लेता हूँ। बोलो ये तो सब ठीक है मास्टर साहब, ये तो आप 2D बना रहे हो। कल को मान लो हमको 3D में कोई सवाल पूछा तो क्या करेंगे। कल को अगर मान लो तुम्हें कोई सवाल पूछे, यार हमने तो है ना ये करवा दूंगा, ये कर लो यार, पहले मुझे पता नहीं कोई ऐसा मिल जाए ये भी ना हो। M A कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि M सेम क्यों लेता है, अब अलग ले ले, थोड़ी मेहनत, मतलब सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो आपको बोले कि इस डायगोनल के अबाउट आई बताओ, तो तुम बता पाइएगा क्या होगा। इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, ये पूरी है ना a√2 होती है, a√2/2, तो ये a/√2 आ जाएगी,
ये a/√2 आ जाएगी, है ना। इसका क्या होगा, मैंने कहा इसका आएगा ma/√2 का स्क्वायर इंटू 2 कर दीजिए, इंटू क्या कीजिए 2, ताकि इसका आ जाएगा। कल को मैं आपको पूछूं यार एक ऐसी एक्सिस है तो इससे पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, इसके अबाउट आई बताइए, क्या बता पाइएगा। मैंने कहा इसका खुद का 0 होगा, इसका ma² होगा, इसका ma² होगा, तो आपका 2ma² प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा इसका देख लीजिए md² यानी कि a√2 का स्क्वायर। ये आंसर हो गया भाई साहब। √2 का स्क्वायर आपके लिए 2 आ जाएगा, 4ma² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ma²। यहां से पास करवा दीजिए, यहां से पास करवा दीजिए, जहां मर्जी वहां पास करवा दीजिए यार, निकाल लेगा तो कोई बहुत टफ है क्या, नहीं। एक सवाल देखते हैं 3D वाला, एक सवाल क्या देखते हैं अपन 3D वाला बना दे, वो भी टफ है क्या, 3D वाला भी कर लेगा तो कोई बहुत टफ नहीं है तेरे लिए। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं यार, मान लो कि ऐसा कुछ करवा दिया जाए, कैसा ऐसा करवा दिया जाए, ऐसा करवा दिया जाए कि आपको बोले कि स्क्वायर बना दिया हमने, तो साहब हमने क्या कर दिया है, ऑल मतलब सारे मासेस को इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो बन रहे हैं वर्टाइसिस ऑफ ए स्क्वायर, वर्टाइसिस ऑफ ए स्क्वायर। मान लो कि भाई साहब सब जगह क्या रखा हुआ है, एम रखा है और सारी साइड क्या है, ए। अब आपको बोलेंगे ऐसी एक्सिस है जो यहां से पास हो रही है, इसके अबाउट आई बताइए, इसके अबाउट आई बताइए। तो कोई टफ सवाल नहीं है यार, जस्ट कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन है, मास्टर करने वाला नहीं है ये, रद्दी-पद्दी सवाल जेई में पूछने वाले भी नहीं है आपका, लेकिन आप जेई मेंस के लेवल के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से कर भी सकते हैं। इसका क्या हुआ 0, इसका क्या हुआ 0, ma² परपेंडिकुलर दूरी है ना यार। बचे कौन है, मैंने कहा बचा ये और ये है, इनकी परपेंडिकुलर दूरी ये होगी, फेस है ना, ये a है, ये a है, ये क्या हुआ a√2, ये a√2 है ना। ma² परपेंडिकुलर ma² सेटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये बचे भाई साहब। md² d बेसिकली a√2 इंटू 2 कर दी, सिमेट्री है ना यार। कल को डायगोनल रख देगा, ये यहां से पास हो रही है बोल देगा, ये एक साइड है, फेस डायगोनल बोल देगा, इसके अबाउट कर ले, 2 का 0 हो जाएगा, बाकी इसका और इसका सेम आएगा, a√2 हो जाएगा। बाकी वो कैलकुलेशन करके दूरी पता करनी होगी, किया जा सकता है। ये कभी पिरामिड कभी प्रिज्म बना देगा, ये लो ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब बताइए इसके अबाउट कर लेगा क्या, अब कुछ नहीं, बहुत आसान है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो भाई साहब हमारे लिए काम का क्या है, पॉइंट मास सिस्टम के लिए कि आई आता है, आई हमारे लिए क्या आता है, आई mr² आता है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो तो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, m1 m2 m3 पॉइंट मास है, r1 r2 r3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन पॉइंट मास की दूरियां हैं। बस बहुत आसान था, पॉइंट मास खत्म हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए मान लो कि रिंग होगा तो क्या होगा, डिस्क होगा तो क्या होगा, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, ट्रायंगुलर प्लेट, जैसा आपने कार्यक्रम वहां पे चलाया था किसके लिए, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए, ठीक उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या काम आने वाला है। मैंने कहा भैया बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी कि I इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dmr का स्क्वायर। अरे इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे और निकाल लेंगे, यही ना काम की चीज है जी, इसका यूज करेंगे और निकाल लेंगे। क्या निकालना शुरू करें, मैंने कहा नहीं, पहला लेक्चर और 1 घंटा के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। तो बस मास्टर आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा है कि बहुत ईजी है लाला, कुछ भी टफ नहीं है और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो इस चैप्टर में। इसका मास्टर को पूरा आप पे विश्वास है। बाकी आपको जो होमवर्क मिले और मतलब जो भी चीजें लेक्चर में बताई जाती है उसको बहुत ईमानदारी से समझें, मतलब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझें अच्छे से कि अच्छा ये सब चीजें ऐसे हो रही है। बाकी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उसको शिद्दत से अपन समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें तो इसमें फील आती है, डिपेंड करता है कि फील दिलाई जाए और फील लेने वाला हो, दोनों ओर से अगर कोशिश की जाए तो बहुत अच्छे से इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है रिलेटिवली दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में। हिस्ट्री में थोड़ी फील आती है यार, है ना, हिटलर का उदय
तो क्या उसमें मतलब जो है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो खराब चीज है या ये सही चीज है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही चीज है, लेकिन इसमें मजा तो आता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना। बाकी हमको लगता है कि मेरा टाइम हो गया है, तो आज का अपना अकेला खत्म करते हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे तो भाई फिर कुछ भी कर लेंगे आप, कुछ भी टफ नहीं है। मतलब जो आदमी हैप्पी होता है और मोटिवेटेड रहता है ना, फिर उसके लिए कोई काम का मतलब जो है इंसान थकता काम या होमवर्क से नहीं है, वो मेंटली थक जाता है कि अच्छा इतना काम किया, मर गए हैं। और कभी अपन खुश होते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत सारा काम करते हैं, बहुत इधर उधर बहुत सारे भागते रहते हैं, कभी थकते हैं क्या? वो मनोवैज्ञानिक रूप से उनका जो मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रांग रहता है, फिर धीरे 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 वो वीक होता जाता है और हम थकने लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें मतलब जो अंदर से मोटिवेशन लाइएगा फिर आप, है ना। बाहर से मोटिवेशन दिया जा सकता है, कुछ मिनट गाना वाना सुन लें, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया जाए, तो एक अंदर से आती है आवाज की नहीं, रुकना नहीं, अपन फोड़ के माने का, अपने अंदर जुनून है। लेकिन कई बार अंदर से आता है कि लाला देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे बदलना है और मुझे अपनी ही जिंदगी के लिए बहुत अच्छा करना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, किसी को कहने और बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वैसा मोटिवेशन जब अंदर से आएगा ना भाई साहब, फिर वो एक गाने, दो गाने, तीन गाने के बाद मतलब जो मोटिवेशन आता है उससे अलग होगा। हाँ बिल्कुल, वो अच्छे गाने सुनिएगा, मोटिवेशनल वीडियो देखिएगा जब भी आपको बोरिंग लगे, लेकिन जब अंदर से फायर मतलब जो आग आपके अंदर लगेगी, दिल में जो सीने में आग लगेगी, वो आग फिर हमेशा धधकती रहती है, वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाती है। बाकी आप जो है अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। हमको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।